आज हम बात करने वाले हैं मोदी सरकार के अंडर हुए सबसे बड़े स्कैम की। ये स्कैम पैसों का, बिजनेस का या प्रॉपर्टी का नहीं है, ये कुछ अलग है। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरे वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये पूरा वीडियो आपको बहुत जरूरी है समझने के लिए कि ये कितना बड़ा घोटाला हुआ है। मोदी सरकार अपने पिछले 2 टेन्योर, जिसमें से एक अभी चल रहा है, कई ऐसे बड़े फैसले ले चुकी है जिसे सपोर्ट करने वाले बोल्ड स्टेप बोलते हैं, तो वहीं अपोज करने वाले उसे ब्लंडर या डिजास्टर कहते हैं। हम बात करने वाले हैं राइट टू इंफॉर्मेशन RTI अमेंडमेंट बिल के बारे में, जो लोकसभा में 2019 में पास हुआ था। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि मामला क्या है। सबसे पहले बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की, कि RTI क्या है। आपने कई बार सुना होगा RTI, बट है क्या? सो RTI का फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन। ये एक एक्ट है फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो 2005 में पास किया गया था। इस एक्ट के मुताबिक किसी भी इंडियन सिटीजन को राइट है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट बॉडी या स्टेट बॉडी से इंफॉर्मेशन मांगने की, जिसका जवाब विद इन 30 डेज देना जरूरी है। अगर इंफॉर्मेशन किसी पेटिशनर की लाइफ या लिबर्टी के ऊपर है तो विद इन 48 आवर्स RTI को रिप्लाई देना जरूरी है। थोड़े से बात करते हैं RTI बिल पार्लियामेंट में। तो RTI बिल पार्लियामेंट में 15 जून 2005 को पास हुआ था और इफेक्ट में आया था 12 अक्टूबर 2005 टू रिप्लेस द फॉर्मर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। इस 2005 वाले एक्ट के तहत किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को 3 चीजें डिस्क्लोज करनी है पब्लिक डोमेन में। पहला, देयर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है। दूसरा, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज, कोई भी एम्प्लॉय के बारे में तुम जान सकते हो एग्जैक्टली वो करता है क्या है। एंड तीसरा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आप वो कितना बजट है, क्या करती है, कितना पैसा आता है, वो सब के बारे में आप पूछ सकते हो। RTI में एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC होती है, हेडेड बाय ए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। इन्हें अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 years एंड ए सैलरी ऑफ रैंक ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफिसर्स रिस्पेक्टिव। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि CIC को ऑटोनॉमी मिल सके और उसे प्रोटेक्शन रहे फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी कि CIC के वर्किंग पर गवर्नमेंट का कोई दखल अंदाज ना कर सके और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहे। तो पिछले 14 to 15 सालों में RTI की मदद से काफी सारे बड़े और मेजर स्कैम्स इंडिया में आइडेंटिफाई हुए। ये RTI की बदौलत पॉसिबल हुआ है कि पेटिशनर्स के पेटिशन डालने पर इंफॉर्मेशन की मांग करने से पब्लिक अथॉरिटीज की फाइनेंशियल डिटेल्स बाहर आई और मनी इन्वॉल्व स्कैम पकड़े गए। लेकिन भाई साहब 2019 में बीजेपी की मोदी लेड गवर्नमेंट ने RTI एक्ट में एक अमेंडमेंट पास किया, जो इस बॉडी की ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंसी के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। आइए पहले ये जान लेते हैं कि वो कौन कौन से स्कैम हैं जो RTI की मदद से पकड़े गए और पब्लिक डोमेन में आए। पहला था आदर्श स्कैम। मुंबई के कोलाबा इलाके में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी एक 31 स्टोरी बिल्डिंग बना दी गई, बल्कि वहां पे एक 6 स्टोरी बिल्डिंग बननी थी 1999 कारगिल वार की हीरोज और सोल्जर्स की विडोड वाइफ्स के लिए। RTI एक्टिविस्ट सिमरनप्रीत सिंह और योगाचार्य आनंद जी ने एक्सपोज किया पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स को, जो रूल्स को फ्लोट करके मार्केट से कम रेट में फ्लैट्स खरीद रहे थे। इस एक्सपोज के कारण उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अशोक चौहान को रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि उनके खुद के रिलेटिव्स अलॉटीज थे उस बिल्डिंग में। पब्लिक बॉडीज को भेजी हुई RTI एप्लीकेशन के जवाब से पता चला कि जिस जमीन पर ये बिल्डिंग बननी थी, इट डिड नॉट बिलोंग टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, बल्कि जमीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नाम पर थी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। RTI की मदद से पता चल पाया कि विडोज के लिए बनाई जाने वाली बिल्डिंग से कैसे पॉलिटिशियंस, मिलिट्री ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स अपने लिए सस्ते दामों में फ्लैट्स बना रहे थे। 2G स्कैम के बारे में तो आपने सुना हुआ था, जो कि 2011 में हुआ था। अपेरेंटली टेलीकॉम मिनिस्टर इन्वॉल्व थे, व्हिच वाज लेड बाय अंदिमुथु राजा, जो कि मोबाइल कंपनीज को अंडर चार्ज कर रहे थे फॉर फ्रीक्वेंसी एलोकेशन लाइसेंस रिश्वत लेकर, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को
1,76,645 करोड़ की चपत लग गई। यह आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की थी सुभाष चंद्र अग्रवाल ने, जिसकी मदद से इस स्कैम की रूट्स पाई गई कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट के अंदर। आरटीआई में पाया गया कि राजा की 15 मिनट लॉन्ग मुलाकात हुई विद देन जनरल गुलाम वाहनवती, following which a brief note was prepared and handed over to minister, लेकिन मिनट्स रिकॉर्ड ही नहीं किए गए। कॉमनवेल्थ गेम स्कैम 2G स्कैम के सामने आने के कुछ ही समय बाद पुणे के एक लॉ मेकर सुरेश कलमड़ी ने पूरी दुनिया के सामने इंडिया को ह्यूमिलेट करवा दिया कॉमनवेल्थ गेम्स की होस्टिंग में करप्ट डील करके। दिल्ली के यमुना रिवर में होस्ट किए जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में CWG विलेज में फॉरेनर एथलीट्स को बहुत ही बेकार लिविंग अरेंजमेंट देखने को मिले। धूल मिट्टी से भरे रूम्स, स्टेन से गंदी हो चुकी चद्दर, दीवारों पर पान के स्टेन्स और ब्लॉक टॉयलेट्स विद नो इलेक्ट्रिसिटी एंड पंपिंग फैसिलिटीज। मतलब बाहर के इंटरनेशनल खिलाड़ी हमारे आकर ये सब चीजें देख रहे हैं। CWG की इनॉग्रेशन तो काफी अच्छा हुआ, लेकिन 26 अप्रैल 2011 को सुरेश कलमाड़ी अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उससे ज्यादा पैसे का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया स्विस टाइमिंग के साथ फॉर इस टाइमिंग एंड स्कोरिंग इक्विपमेंट्स एट ₹141 करोड़, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को 95 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। इसी बीच में दिल्ली गवर्नमेंट, जिसे लीड कर रही थी कांग्रेस पार्टी लीडर शीला दीक्षित ने नो टॉलरेंस जोन्स बनवाकर दिल्ली के सभी बैगर्स और होमलेस लोगों को वापस उनके नेटिव स्टेट्स में भेज दिया ताकि दिल्ली को और सुंदर दिखाया जा सके। हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क द्वारा फाइल की गई आरटीआई में यह भी पता चला कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 744 करोड़ डाइवर्ट किए फ्रॉम वेलफेयर प्रोजेक्ट्स फॉर दलित टू कॉमनवेल्थ गेम्स फ्रॉम 2005 टू 2010। अगला बड़ा है डीमोनेटाइजेशन अनाउंस्ड विदाउट आरबीआई नोट। यस, नवंबर 8, 2016 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था आफ्टर 3 आवर्स मीटिंग विद कोर मेंबर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पीएम ने आरबीआई को फॉर्मल अप्रूवल तक वेट नहीं किया और बिना फॉर्मल अप्रूवल के डीमोनेटाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, जिसमें हजारों लोगों के लाइफ्स को अफेक्ट पड़ा बाद के दिनों में, और हमें ये भी पता है कि उससे कितना फायदा हुआ। वेंकटेश नायक की फाइल की गई आरटीआई एप्लीकेशन से खुलासा हुआ कि आरबीआई ने एग्री ही नहीं किया था सेंट्रल की इस जस्टिफिकेशन की डीमोनेटाइजेशन से काले धन का सर्कुलेशन इंडिया में बंद हो जाएगा। अभी मोदी के काल में ही 23,000 लोन फ्रॉड्स इन 5 इयर्स। एक आरटीआई एप्लीकेशन का रिप्लाई देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि 5 साल के अंदर बैंक्स ने 23,000 फ्रॉड केसेस रिपोर्ट किए विच इन्वॉल्व 1 लाख करोड़। ऐसे ही कई और स्कैम जैसे कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी स्कैम, जहां INRCS जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है करगिल वॉर के रिलीफ फंड्स को मिसयूज कर रही थी, और वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने ओडिशा में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 15,000 एकड़ लैंड परचेज किया, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दी सुनने की अंडर लैंड एक्विजिशन रूल 1963। फिर आता है आरटीआई अमेंडमेंट बिल, बीजेपी ने जो किया, लेकिन आखिरकार क्यों? हमने आरटीआई की मदद से पकड़े जाने वाले स्कैम्स की बात करी, जिससे ये पता चला कि आरटीआई एक्ट एक इंडिपेंडेंट और फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंशन बॉडी के अंडर आता है। इसे बनाया ही इस तरीके से था कि गवर्नमेंट इसकी वर्किंग्स और फंक्शंस में कोई इंटरफेरेंस ना डाल सके। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने 2019 में आरटीआई अमेंडमेंट बिल पास कर दिया, जिसमें उन्होंने इसके अंदर नए प्रोविजंस लागू कर दिए जो कि काफी डेंजरस थे फॉर आरटीआई फंक्शनिंग। पहला, आरटीआई एक्ट के तहत चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट नेशनल एंड स्टेट लेवल पर होती है और उनके टेन्योर मैंडेटरी 5 साल का होता था। लेकिन बीजेपी ने बिल में सारे प्रोविजन हटाकर चेंज कर दिया कि सीआईसी और आईसी की टर्म ऑफ ऑफिस अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बेसिकली किस सीआईसी और सीआई को अपॉइंट करना है और कितने साल के लिए अपॉइंट करने का डिसीजन बीजेपी ने अपने हाथ में ले लिया। अब बात करते हैं आरटीआई एक्ट के मुताबिक नेशनल लेवल सीआईसी और आईसी की सैलरी इक्वल ही थी, सैलरी पेड टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स।
एंड स्टेट लेवल CIC और IC की सैलरी थी इक्विवेलेंट टू द सैलरी पेड टू द इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन बीजेपी ने ये प्रोविजन हटा दिया। बिल में ये स्टेट किया कि नेशनल और स्टेट लेवल CIC और IC की सैलरी अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स विल बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब CIC और IC की सैलरी अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जिससे करप्शन या ऑफिसर्स पर गवर्नमेंट प्रेशर बनाने का खतरा बना रहेगा। RTI एक्ट के मुताबिक CIC और IC अपॉइंट होने के वक्त अगर ऑफिसर्स को कोई प्रीवियस गवर्नमेंट या स्टेट जॉब से पेंशन या रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहे थे तो उनकी करंट सैलरी से अमाउंट डिडक्ट होगा इक्वल टू देयर पेंशन। लेकिन बीजेपी ने नए बिल में प्रोविजन को ही रिमूव कर दिया। चलो इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। जनवरी 2017 में एक RTI एप्लीकेशन के तहत इंफॉर्मेशन कमीशन श्रीधर आचार्युलू ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऑर्डर किया टू अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने BA कोर्सेज पास किया था ईयर 1978 में, सेम ईयर जिसमें PM मोदी ने एग्जामिनेशन पास की थी। कुछ ही दिन बाद श्रीधर को ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पोर्टफोलियो से निकाल दिया गया और फिर CIC RK माथुर ने उनसे HRD मिनिस्ट्री भी छीन ली। आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, एक इंडिपेंडेंट बॉडी तो है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का अंडर चली गई तो इससे क्या फर्क पड़ता है, तो कॉमन सिटीजन तो इससे क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। बात भाई साहब यही समझने की RTI की मदद से आम आदमी के पास ऑप्शन था स्टेट या गवर्नमेंट लेवल पर हो रहे फ्रॉड्स के बारे में जानने का, हासिल करने का। RTI एक्ट इंडिपेंडेंटली वर्क करता तो तुम और हम अपने से रिलेटेड या किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फ्रॉड होने की वजह से पब्लिक अथॉरिटीज को उसके लिए अकाउंटेबल बना सकते थे, क्योंकि RTI एप्लीकेशन में मांगी गई डिटेल्स पब्लिक अथॉरिटीज को रिवील करनी ही पड़ती है। लेकिन भाई साहब अब क्या हो रहा है, लेकिन अब क्योंकि भाई साहब इसका कंट्रोल, सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया है, तो आप कितनी भी RTI ठूस लो, कोई भी गवर्नमेंट आपने टर्म में हो रहे या हो चुके घोटालों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगी। इसका सबसे रिसेंट एग्जांपल है कोविड पैंडेमिक के टाइम पर बनाया गया PM केयर फंड्स। PM केयर फंड्स में आए पैसों का हिसाब जब बीजेपी गवर्नमेंट से मांगा गया तो गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, ये कहकर कि PM केयर्स फंड RTI एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी या स्टेट में नहीं आता। बेसिकली बीजेपी के अकॉर्डिंग कॉमन सिटीजन के द्वारा पैंडेमिक में रिलीफ फंड के नाम पर किए गए डोनेशन के बारे में कॉमन सिटीजन ये सवाल नहीं पूछ सकते। मतलब तुम्हारा और मेरा पैसा दिया गया और वही पैसा हम नहीं पूछ सकते भाई कहाँ लगाया है, मतलब क्या चुतिया पाएगा भाई। तेरा और मेरा हक तो है ना, जिन्होंने भी डोनेट किया है उनका हक ये बनता है ना कि भाई जो भी हमने PM केयर फंड में निकाला तो वो पैसा गया कहाँ, कितने बेड्स प्रोवाइड किए भाई आपने, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगा दिए गए, ये सब RTI के अंदर आप पता नहीं कर सकते। समझ लो, ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है दोस्तों। इस स्टेप को अपोजिशन पार्टीज ने अपोज तो किया था, लेकिन पार्लियामेंट में उनका बहुमत नहीं है, तो ये आखिरकार पास हो ही गया। तो आपको लग रहा होगा लेकिन अब कितने भी जो PM केयर फंड्स में जो प्रॉब्लम हुआ है, जो राफेल डील में जो भी प्रॉब्लम हुई है, किसको पता है? गवर्नमेंट छुपा क्यों रही है, मेरे को बताओ। अगर आपको नहीं लगता कि इस गवर्नमेंट ने नहीं किया तो छुपा क्यों रही है, और क्यों ऐसा बिल लेके आई जिसकी वजह से आप और मेरी जो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते गवर्नमेंट को। मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है ना। तो जितने भी भगवान मोदी भक्त लोग बैठे हुए हैं भाई, देखो ऐसा है, मतलब बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। तो नरेंद्र मोदी ने बहुत बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसका बात हम करेंगे किसी वीडियो में, जिन्होंने काम किए। नितिन गडकरी कितना मचा रहा है, तो लोगों ने काम किए। लेकिन ऐसे रूल्स लाना जो कि भाई मोदी कितने दिन रहने वाला है, मोदी रहेगा 1-2 साल, 5, चल 2000 अगला एक चुनाव और लड़ गया, उसके बाद तो बुढ़ा जाएगा ना, बुढ़ा जाएगा, उसको हॉस्पिटल में बैठा रहना पड़ेगा। बाकी जितने भी लोग हैं उनके साथ क्या, मनमोहन सिंह भी अभी हॉस्पिटल में, सबका हॉस्पिटल में जाना है। पर ये ऐसा कानून बना देना भाई साहब जिसकी वजह से मैं मतलब अगली कानून भी सरकार भी आएगी, वो भी क्यों चाहेगी कि भैया ये कानून हटा दो, हमारे बारे में क्यों बताएगी किसी को भी ना। तो इसलिए कोई भी कानून लाना नहीं चाहेगा उसके बाद। तो ऐसे डिसीजन जो कि, तो ये मेरे को लगता है कि PM केयर फंड्स, राफेल डील, किसी को नहीं पता क्या हुआ है, और ना ही आप पता कर सकते हो, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। तो ऐसा है भाई। आपका क्या राय है इस वीडियो को देख के, बताओ हमें भी। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो हमारा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, है ना, और बेल आइकन को भी दबा देना भाई। थैंक यू, बाय बाय, अस्ता ला विस्ता, टाटा।